students, welcome back in another video of chapter 15 that is our environment. ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक था हमारा उसके अंदर हम पढ़ रहे थे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या है. ठीक है, ये आपको पता चल गया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि इकोसिस्टम होता क्या है. आज हम देखेंगे कि उसके फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, वो हमारे लिए क्या क्या करता है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. इकोसिस्टम इंडिकेट्स अवेलेबल सोलर एनर्जी एंड द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू ट्रैप द सेम. ठीक है, इकोसिस्टम इंडिकेट्स करता है, बताता है किस चीज़ के बारे में कि कितनी सोलर एनर्जी अवेलेबल है प्लस उनकी एफिशिएंसी कितनी है इकोसिस्टम के लिए कि वो क्या है एब्जॉर्ब हो जाए, वो ट्रैप हो जाए. ठीक है, समझ में आया इकोसिस्टम क्या करता है. सबसे पहले ये बताता है कि सोलर एनर्जी कितनी अवेलेबल है प्लस उसकी कितनी एफिशिएंसी है कि वो उसको सोलर सिस्टम है वो यूज कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल एसेंशियल मिनरल्स एंड देयर रिसाइकलिंग पीरियड्स. ठीक है, ये क्या है मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा मिनरल कितने अमाउंट के अंदर अवेलेबल है प्लस वो कैसे रिसाइकिल हो सकते हैं, उनका रिसाइकलिंग पीरियड कितना है, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें कौन इकोसिस्टम. नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द वेब ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पॉपुलेशन एज वेल एज बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द एबायोटिक एनवायरमेंट. ठीक है, ये हमें नॉलेज देता है किस चीज के बारे में, वेब ऑफ इंटरेक्शन. वेब का मतलब होता है जाल. ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन है बायोटिक एबायोटिक के बीच में है, बायोटिक पॉपुलेशन के बीच में है, एबायोटिक पॉपुलेशन के बीच में है, ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम के बीच में है. जिन जो उनके बीच में इंटरेक्शन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. प्लस क्या बताता है ये हमें कि जो आपके डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन है और उनके जो एबायोटिक एनवायरमेंट है उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है. ठीक है, इन सब की नॉलेज देता है हमें कौन इकोसिस्टम. नेक्स्ट क्या बताता है ये हमें, इट हेल्प्स ह्यूमन बींग्स टू नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये ठीक है, ये ह्यूमन बींग को बताता है कि आपको जो रिसोर्सेज है वो कैसे कंजर्व करने चाहिए या आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं प्लस आपको क्यों कंजर्व करने चाहिए. प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, उनसे हम कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं. एंड इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, और हमें ऐसे क्या इनपुट करने चाहिए, क्या ऐसे मेथड डेवलप करने चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट है इन द इकोसिस्टम टू प्रोसेसेस ऑफ एनर्जी फ्लो एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल प्रोसीड साइड बाय साइड. ठीक है, दो आपके जो प्रोसेस हैं, एक तो एनर्जी फ्लो का और सेकंड है कि डिफरेंट टाइप के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, ये दोनों क्या हैं साइड बाय साइड प्रोसीड करते रहते हैं, चलते रहते हैं. ठीक है, द एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, और एनर्जी का फ्लो है वो क्या होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में होता है. वाइल द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिक, पर जो मूवमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की वो क्या होती है एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है, बल्कि जो एनर्जी का फ्लो है ये हमेशा क्या होता है यूनिडायरेक्शनल होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट, सो मैंने इसको क्या है ब्लैक पेन से लिखा है, आपको याद भी रखना है. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फूड चेन के साथ. ठीक है, फूड चेन क्या होती है. फूड चेन का मतलब अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो भाई एक कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई चीज़ है जिसको दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे को चौथे ने खाया. ठीक है, इस टाइप की एक चेन है किस चीज़ की, फूड की. ठीक है, अब उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे, देखो द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है कंज्यूम करता है, खा लेता है, टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी, फूड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए. दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन, और इसी को क्या बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं. इसके अंदर क्या आते हैं, द बायोटिक ग्रुप आर प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था. प्रोड्यूसर्स कौन है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कंज्यूमर्स कौन है, हर्बिवोर्स कौन है, कार्निवोर्स कौन सा, डिकम्पोजर्स कौन है, ये सब हम डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो इसके लिए आपको वही सब चीज़ें यहाँ पे भी याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, सी एग्जाम्पल जैसे कि T1, T2, T3. ठीक है, यहाँ पे T रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ट्रॉपिक लेवल को. ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, इसका एक पूरा पूरा टॉपिक है. ठीक है, T1, T2, T3. ठीक है, T1 क्या है, ग्रास है.
घास है, घास क्या होते हैं, फूड के प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। घास को किसने खाया, डियर ने खाया, तो एनर्जी का क्या हुआ, फ्लो हुआ। डियर क्या है, हर्बीवोर्स हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं इसलिए। और ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं। खाना खाने का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, डियर से। तो सबसे पहले वाला प्राइमरी, और कंज्यूमर जो खा रहा है किसी चीज को, ठीक है। उसके बाद है T3 दैट इज लॉइन, ठीक है। लॉइन किसका एग्जाम्पल है, कार्निवोर्स का, क्योंकि ये क्या खा रहा है, फ्लैश खा रहा है ना, डियर को खा रहा है, तो मतलब उसका मांस खा रहा है ये तो ये किसका एग्जाम्पल है, कार्निवोर्स का। और ये क्या, ये भी खा रहा है, तो ये क्या है, ये प्राइमरी तो ये हो गया, ये क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। इस टाइप की एक चेन बनी, उसको क्या बोला गया, फूड चेन, ठीक है। समझ में आया, देखिए अब आगे, ए फूड चेन इन ग्रासलैंड विच हैज 4 स्टेप, ठीक है। ग्रासलैंड के अंदर ये जो आप मैंने आपको T1 T2 T3 बताए, ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने T3 स्टेप तक ही गई थी मैं। अब देखिए एक एग्जांपल है ग्रासलैंड फूड चेन का, जिसके अंदर क्या है, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है ग्रास, वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट्स ने, वो क्या हुए, हर्बीवोर्स। इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग क्या हुआ, कार्निवोर्स। फ्रॉग को खाया ईगल ने, ईगल क्या हुआ, सेकेंडरी कार्निवोर। इसमें फर्स्ट कार्निवोर कौन है, प्राइमरी कार्निवोर कौन है, फ्रॉग, क्योंकि इसने किसको खाया, इंसेक्ट को खाया, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से क्या है, फूड चेन है वो चलती रहती है। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप रट्टे मारे हो, उसको वो चीज खा रहा है, उसको वो चीज खा रही है। सिर्फ आपको जस्ट एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए बताया है कि एक चीज है वो दूसरे को खाती है, दूसरे को तीसरे खाती है। इस तरीके से क्या एनर्जी का जो फ्लो है ये हमेशा ही चलता रहता है। ओके, देखिए नेक्स्ट है, आपके माइंड में आया होगा कि मैम ठीक है, समझ में आ गया कि एनर्जी का फ्लो होता रहता है और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक के लेवल के ऑर्गेनिज्म वो एक दूसरे को कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। तो बस उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, ठीक है। द स्टडी ऑफ फूड चेन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फूड रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। फूड चेन की जो स्टडी है ये हमें हेल्प करती है किस चीज के बारे में, रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को पता करने के बारे में, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इकोसिस्टम, ठीक है। आपको पता है इकोसिस्टम में क्या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके कैसे रिलेशनशिप है, ये सब पता करने के लिए हमारे पास क्या है, फूड चेन। ओके, नेक्स्ट है द फूड चेन ट्रांसफर एनर्जी एंटीरियर बिटवीन द वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफर करता है डिफरेंट टाइप के लिविंग कंपोनेंट्स है उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड, वीडिसाइड एक्सेट्रा थ्रू फूड चेन्स कैन प्रूव वेरी हार्मफुल, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक के लेवल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, फूड ट्रांसफर हो रहा है, तो कई बार क्या होता है, घास जो होती है या जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट है, उसके ऊपर क्या होता है, ज़्यादा पेस्टिसाइड या ज़्यादा वीडिसाइड का हम छिड़काव कर देते हैं, तो क्या होगा, फिर वही सेम आगे ट्रांसफर होता रहेगा, उसको नेक्स्ट ने खाया, हर्बीवोर्स ने खाया, फिर उसको कार्निवोर्स ने खाया, फिर ठीक है। इस तरीके से क्या है, जो आपके हार्मफुल सब्सटेंस है उनका भी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड वेब के बारे में, ठीक है। फूड वेब क्या है, डिफरेंट टाइप के जो फूड चेन है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो मैंने आपको बोला था कि भाई 3 टाइप के ट्रॉपिक लेवल है, 4 टाइप के ट्रॉपिक लेवल है, वो सब क्या है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई किसी को भी खा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंसेक्ट सिर्फ ग्रास ही खाता है, इंसेक्ट है दूसरे इंसेक्ट को भी खाता है। इंसेक्ट को क्या है, जो आपके प्रोड्यूसर है उसको कोई और कंज्यूमर भी खा सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्या डिफरेंट टाइप के जो फूड चेन्स हैं वो आपस में क्या है, एक इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क बना लेती हैं, एक वेब बना देती हैं। वेब का मतलब होता है जाल, ठीक है। एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं फूड वेब, ठीक। देखिए, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज इज कॉल्ड एज फूड वेब। अब समझ में आया। नेक्स्ट है, इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई अ पोजिशन इन मोर देन वन फूड चेन। यही मैंने आपको पहले समझाया था कि फूड वेब के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर सकता है एक फूड चेन के अंदर।
An organism can obtain its food from different sources and in turn may be eaten by different type of organism. कि एक organism है वो कोई से भी सोर्स से अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है और उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म खा सकता है, वो एक पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। इस टाइप के जो आपके सिस्टम है, एक डिफरेंट टाइप के इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है, उनको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना, पहले मैंने T1 T2 लिखा है बच्चों, उसका मतलब है ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंट टाइप के स्टेप्स हैं जहां से क्या है, ट्रांसफर हो रहा है किस चीज का? फूड का और एनर्जी का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। Okay, there is a gradual decrease in the amount of energy transfer from one tropic level to the next tropic level in a food chain. ये तो हमें पता ही है कि एक ट्रॉपिक लेवल से T1 से T2 में T3 में जब सब्सटेंस फूड की ट्रांसफर होगा तब उसके अंदर एनर्जी क्या है, वो कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर एनर्जी 100 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है? 1 हो जाएंगी। तो एनर्जी क्या है, जब ट्रॉपिक लेवल से फूड का सब्सटेंस का या ट्रांसफर होता है तब क्या होती है? एनर्जी है वो हमेशा कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश की है कि सबसे नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल है, इसमें कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं, उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, देन आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, देन आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर अगर आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी है, तो क्या बताओगे आप? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तभी मैंने आपको इस ट्रायंगुलर की फॉर्म में बताया ताकि आपको याद भी रहे हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मूव करते हैं, ठीक है। दिस इज T1 T2 T3 T4, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक लेवल है। सपोज करो प्रोड्यूसर्स में क्या है? 1000 किलो जूल एनर्जी थी। एनर्जी की आपको यूनिट पता है ना? जूल एंड किलो जूल, ओके, ठीक है। जब हम प्राइमरी कंज्यूमर के पास फूड पहुंचा तो उसके अंदर एनर्जी कितनी बची? 100, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुंचा तो एनर्जी कितनी बची? 10। टर्शियरी के पास पहुंचा तो एनर्जी कितनी बची? 1, है ना। यहाँ पे एनर्जी क्या है? हर लेवल पे रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और ये कि इधर मैंने क्या दिखाया? ट्रॉपिक लेवल है वो इंक्रीज हो रहे हैं, T1 T2 T3 T4, ओके, समझ में आया। अब एनर्जी किस तरीके से और कितनी कम होती है जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में फूड का ट्रांसफर होता है तब, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। So only 10% of energy is transferred to next tropic level while 90% of energy is used by present tropic level in its life process, ठीक है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तब कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? सिर्फ 10%, ओके। और 90% यूज कौन कर लेता है? जो पहले वाला ट्रॉपिक लेवल है वो खुद अपने लाइफ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। समझ में आया कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब मूवमेंट होती है तब सिर्फ 10% एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी है वो जो प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल है वो अपने लिए क्या है? उसको यूज कर लेता है, ठीक है। अब देखिए द डिफरेंट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर गिवन बिलो। डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक लेवल कैसे हो सकते हैं? प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर होता है, दैट रिप्रेजेंट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। फिर आते हैं कार्निवोर्स, ये क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, रिप्रेजेंट थर्ड ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट है लार्ज कार्निवोर्स, ये क्या होते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर होता है, दैट विल रिप्रेजेंट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का फ्लो क्या होता है, क्यों होता है और क्या जरूरी है, ठीक है। देखिए एनर्जी इज यूज्ड एंड कन्वेड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन। एक फूड चेन के अंदर क्या है? एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर एनर्जी क्या है? कन्वे होती है, ठीक है, और यूज होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज का फ्लो मतलब चलना, ठीक है। तो एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जब एनर्जी का मूवमेंट हुआ, यूज हुआ, तो उसको क्या बोला गया? फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये टॉपिक सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये एज सच पेपर के अंदर नहीं आता, ओके। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द अर्थ थ्रू इट्स बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हमारे पास एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सन, ठीक है। सन से हमें क्या मिलती है? सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी को कौन अपने पास कैप्चर करता है फूड बनाने के लिए? प्लांट्स,
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें मैम पहले से पता है, आपने हमें पहले पढ़ा रखी है। ठीक है, ओके। अब देखो, मैंने आपको कहा कि एक ट्रॉपिक लेवल से T1 से जब T2 में जाते हैं तो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? 10%। ठीक है, बट सन से हमें जितनी एनर्जी मिलती है ना, सबसे पहले किसके पास आएंगी? प्लांट के पास या ग्रासेस के पास। वो एनर्जी कितनी है? सिर्फ 1% है। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम सारी जगह पे 10 10 10 कर देते हैं, यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। नहीं, ऐसे नहीं होता। प्लांट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? सिर्फ 1% एनर्जी है, जो क्या है, हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब मूव करते हैं तब कितनी परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है? 10% का। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, अ पार्ट ऑफ दिस ट्रैप्ड एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म करते हैं? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। एंड सम एनर्जी इज रिलीज एट हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कुछ तो क्या है वो अपने पास यूज़ कर लेते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और कुछ क्या है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं एनर्जी को। ओके, द रिमेनिंग एनर्जी इज अ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट्स एज कार्बोहाइड्रेट्स। और जब वो एनर्जी बच जाती है, रिमेनिंग एनर्जी, वो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाती है किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन प्लांट्स आर ईटन अप बाय हर्बीवोर्स द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट्स इज ट्रांसफर टू दिस एनिमल्स। ठीक है, जब प्लांट्स को कौन खा लेता है? हर्बीवोर खाते हैं, तो वही केमिकल एनर्जी क्या है? ट्रांसफर हो जाती है। और सेम यही प्रोसेस है आगे, जब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स को आगे टॉप कार्निवोर खाते हैं, तब ये सब प्रोसेस है वो चलता रहता है। सो द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज सिमिलरली रिपीटेड विद कार्निवोर्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आपने फिजिक्स में लॉ पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में लॉ पढ़े होंगे। ठीक है, बायो के अंदर भी एक लॉ है आपके सिलेबस के अंदर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज 10% लॉ। जो बच्चे ध्यान से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो तो याद, उनको तो याद हो जाएगा कि मैम कौन से 10% की बात कर रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं आप भी याद कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, देखिए 10% लॉ स्टेट्स दैट, क्या कहता है 10% लॉ? Only 10% of energy entering a particular tropic level of an organism is available for transfer to the next higher tropic level। ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होने के लिए कितनी एनर्जी होती है? सिर्फ 10%। वही ये बता रहा है कि T1 अगर हम प्लांट को माने और डियर को अगर हम T2 माने तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? सिर्फ 10%। ठीक है बच्चे, आपको किसी चीज़ का परसेंट निकालना आता है? 10%, 20% कैसे निकालते हैं? रुको मैं आपको बता देती हूँ। सपोज हमारे पास प्लांट के पास कितनी एनर्जी है? 100 का 10% कैसे निकालेंगे? इंटू 10/100। ठीक है, तो कितनी एनर्जी आई उसके बाद? अब हम करते हैं 10% लॉ। ठीक है, 10% लॉ क्या कहता है कि सिर्फ जो 10% एनर्जी है वो एंटर करती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर। ठीक है, सपोज अगर हम प्लांट को T1 माने और डियर को हम T2 माने तो सिर्फ कितनी? 10% एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो होता है। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, 10% law states that only 10% of energy entering a particular tropic level of an organism is available for transfer to the next higher tropic level। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के हेल्प से। सोलर एनर्जी हमारे पास कितनी है? 1000 जूल है। ठीक है, प्लांट को मैंने बताया था, प्लांट उसका कितना है? सिर्फ 1% को ही ट्रैप कर पाते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो 1000 का 1% निकालो, 1/100 कितना आया? 10 जूल एनर्जी प्रेजेंट है किसके पास? प्लांट के पास। ठीक है, अब 10 जूल एनर्जी से डियर के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10 का भी 10%, कितना हुआ? 10 × 10/100, तो कितना आया? 1 जूल एनर्जी प्रेजेंट है किसके पास? डियर के पास। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि मैम प्लांट के पास थी 10 जूल एनर्जी, ओके, इसने 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो 90% 90 जो जूल और एनर्जी है वो कहाँ गई? वो यूज कर ली प्लांट ने अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, अपने लाइफ प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और जो और रिमेनिंग एनर्जी थी वो एज अ हीट एनवायरमेंट में से लॉस हो गई। ठीक है, अब देखो
एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? सिर्फ 10%। सेम केस हुआ डियर के साथ। अब डियर के पास कितनी एनर्जी है? 1 जूल। ठीक है, 1 जूल का 10% करें तो 10/100 कितना आया? 1/10 तो कितना हो गया? 0.1 जूल। ठीक है, वही एनर्जी किसके पास है? लॉयन के पास है। दिस इज द बेस्ट सिंपलेस्ट ऑप्शन समझने के लिए। क्या? 10% लॉ। ठीक है, ये सबसे पहले किसने दिया था? लिन मैन ने। कब? 1942 में। ठीक है, ये थोड़ी हायर लेवल की बात है, आप अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 10% लॉ होता कैसे। ठीक है, अब आपको मिल रहा है एक होमवर्क। ठीक है, जिसमें आपको घर से एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बेस्ड ऑन 10% लॉ। ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। मैंने नीचे 4 ऑप्शन भी दिए हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैम इसका आंसर ABCD में से क्या आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। इन अ गिवन फूड चेन, नीचे फूड चेन दे रखे हैं आपको। सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट 4th ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल। ठीक है, इनमें से जो 4th ट्रॉपिक लेवल है उसके पास एनर्जी है 5 किलो जूल। ठीक है, वट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। अब आपको ये पता करना है सबसे पहले तो इनमें से 4th ट्रॉपिक लेवल पे कौन है। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्रोड्यूसर लेवल पे कौन है। ठीक है, और हमें फाइनल आंसर में ये बताना है कि प्रोड्यूसर लेवल के पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है 5 किलो जूल, 50 किलो जूल, 500 किलो जूल और 5000 किलो जूल। ठीक है, इसके आंसर आप सब मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएंगे कि मैम इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.